हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आज के करंट अफेयर्स क्लास में। आज है 18 अप्रैल और आज की तमाम इम्पोर्टेंट खबरों पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, जो आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं कल के प्रश्नों का। पहला सवाल है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फीडे महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीतकर विश्व शतरंज खिताब के लिए क्वालिफाई किया है? इसका आंसर है आर वैशाली। दूसरा सवाल है, आईएमएफ की हालिया जीडीपी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं में किस स्थान पर खिसक गया है? आंसर है छठवीं। छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में किस कानून का मसौदा तैयार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति के गठन की मंजूरी दी है? इसका आंसर है यूसीसी। चौथा सवाल है, भारत सरकार ने देश के पहले सेमीकंडक्टर एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन को कहां स्थापित करने की मंजूरी दी है? इसका आंसर है धुलेरा, गुजरात में। पांचवा सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और किस देश के क्रिश्चियन स्टॉकर के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई? इसका आंसर है ऑस्ट्रिया। हमारा छठवां सवाल है, 131वां संविधान संशोधन विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है महिला कोटा और परिसीमन निर्धारित करना और जल्द से जल्द लागू करना। सातवां सवाल है, एमसीए द्वारा अर्थात मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा घरेलू क्रिकेटरों के लिए शुरू की गई नई अनुबंध प्रणाली में ग्रेड ए के खिलाड़ियों को कितनी राशि दी जाएगी? इसका आंसर है 12 लाख से 20 लाख तक। आठवां सवाल है, वैज्ञानिकों ने किस ग्रह की परिस्थितियों को प्रयोगशाला में बनाकर यह सिद्ध किया है कि वहां सूक्ष्म जीव जीवित रह सकते हैं? इसका आंसर है मंगल ग्रह। नौवां सवाल है, बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के इतिहास में 61 सालों के लंबे अंतराल के बाद पुरुष एकल के फाइनल में पहुंचने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? ये बन गए हैं आयुष शेट्टी। 10वां सवाल है, भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम रिफरेंस फैसिलिटी का उद्घाटन हाल ही में किस शहर में किया गया? इसका आंसर है अमरावती। 11वां सवाल है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी की गई। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत में अनुसंधान और विकास के पारिस्थितिकी तंत्र को सरल बनाना। 12वां सवाल है, असम के रायमोना नेशनल पार्क में खोजी गई रायमोना बेंट टोड रोको किसकी एक नई प्रजाति है? इसका आंसर है छिपकली। 13वां सवाल, स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने किस संस्था को मुख्य एजेंसी नियुक्त किया है? इसका आंसर है सिडबी। विश्व आवास दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 16 अप्रैल को। 15वां सवाल है, हाल ही में किस दिग्गज अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने पेशेवर बैडमिंटन से संन्यास की घोषणा की? विक्टर एक्सेल्सन। 16वां सवाल और आखिरी सवाल, वित्त वर्ष 2025-26 के अनुसार भारत का कुल निर्यात रिकॉर्ड कितने बिलियन डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है? ये पहुंच गया 860.09 बिलियन डॉलर के करीब। चलिए आज के प्रश्न शुरू करते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा डिलेनिया नागालिम क्या है? इसका आंसर है एक नई खोजी गई पौधे की प्रजाति। इसकी डिटेल देखते हैं। यह एक नई खोजी गई पौधे की प्रजाति है। यह मणिपुर के कामजोंग जिले में भारत म्यांमार सीमा के पास खोजा गया। इसके नाम का अर्थात इसका नाम नागा समुदाय के सम्मान में रखा गया है, जो इसकी स्थानीय उत्पत्ति को दर्शाता है। यह चमकीले पीले फूलों और दोहरे आरीदार पत्तों वाला एक छोटा झाड़ीदार पौधा है। यह केवल इसी स्थान पर पाया जाता है। ये इसकी तस्वीर है। अगला सवाल है, भारत किस देश के साथ 27 अप्रैल को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला है? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। दोनों देश 27 अप्रैल 2026 को नई दिल्ली में एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार है। इससे दोनों देशों के बीच व्यापारिक और आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब ही होता है व्यापार।
को मजबूत बनाना। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में भारत पहली बार किस बल के लिए उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? इसका आंसर है केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल। इसकी डिटेल देखते हैं। भारत पहली बार सीएपीएफ के लिए एक विशेष उच्च स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है। क्योंकि यह पहली बार है इसलिए थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है। इस ऐतिहासिक बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। यह सम्मेलन विशेष रूप से केवल सीएपीएफ के लिए है। इसका उद्देश्य आंतरिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाना है। चलिए सीएपीएफ के बारे में देखते हैं। सीएपीएफ आर्म्ड पुलिस फोर्सेस यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, यह भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा सुरक्षा और कानून व्यवस्था संभालते हैं। सीएपीएफ कोई एक संस्था नहीं है बल्कि कई फोर्सेस जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ आदि जैसे फोर्सेस का समूह है। चौथा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट के हालिया स्पष्टीकरण के अनुसार दहेज निषेध अधिनियम के तहत किसे दंडात्मक कार्रवाई से छूट दी गई है? इसका आंसर है दबाव में आकर दहेज देने वाली वधू और उसके माता पिता को। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दहेज देने वाले व्यक्ति जैसे दुल्हन और उसका परिवार को दहेज कानून के तहत सजा नहीं दी जा सकती अगर वो खुद इस मामले में पीड़ित है तो। कोर्ट ने कहा, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट 1961 के अनुसार दहेज लेना और देना दोनों अपराध है, लेकिन इस कानून की धारा 7(3) पीड़ितों को सुरक्षा देती है। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति खुद पीड़ित है और न्याय के लिए अदालत जाता है तो उसे सिर्फ इस कारण सजा नहीं दी जा सकती कि उसने दहेज दिया था। पांचवा सवाल है, किस देश ने हाल ही में भारत से ब्रोकन राइस का आयात फिर से शुरू कर दिया है? इसका आंसर है चीन। हाल ही में चीन ने जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड अंश होने के शक से इसका आयात बंद कर दिया था, लेकिन अब फिर से यह चालू कर दिया है। छठवां सवाल है, भारत सरकार ने वर्ष 2047 तक अपनी परमाणु ऊर्जा क्षमता को वर्तमान 8.8 गीगावाट से बढ़कर कितने गीगावाट करने का लक्ष्य रखा है? इसका आंसर है 100 गीगावाट। वर्तमान में भारत की परमाणु क्षमता केवल 8.8 गीगावाट के करीब है। सरकार का मानना है कि सौर और पवन ऊर्जा के साथ साथ परमाणु ऊर्जा एक स्थिर बेस लोड प्रदान करेगी। इसके लिए रूस और फ्रांस जैसे देशों के साथ सहयोग और स्वदेशी प्रेशराइज्ड हेवी वाटर रिएक्टर्स पर जोर दिया जा रहा है। भारत ने नेट जीरो हासिल करने का लक्ष्य रखा है। साल 2070 तक यह घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने COP26 ग्लासगो में किया था। सातवां सवाल है, किस आईटी कंपनी ने उत्पीड़न की जांच के कारण नासिक में अपने बीपीओ संचालन को निलंबित कर दिया है? इसका आंसर है टीसीएस। इस ऑफिस में महिला कर्मचारियों के साथ यौन शोषण, मानसिक प्रताड़ना और जबरन धर्म परिवर्तन के गंभीर आरोप सामने आए हैं। यह बंदी बिजनेस के घाटे की वजह से नहीं बल्कि एक बड़े वर्क प्लेस स्कैंडल और उसकी कानूनी जांच के कारण हुई है। किस आईबियर ब्रांड को हिंदू प्रतीकों पर रोक लगाने वाली कथित लीक स्टाइल गाइड के कारण भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है? इसका आंसर है लेंसकार्ट। इजरायल और किस देश के बीच हाल ही में 10 दिनों के युद्ध विराम की घोषणा हुई है? यह युद्ध विराम इजरायल और लेबनान के बीच हुई है। प्रतिवर्ष 10 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। इस बीमारी का मुख्य लक्षण क्या है? इस बीमारी में चोट लगने पर रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है। इस साल की थीम है निदान देखभाल का पहला कदम, डायग्नोसिस द फर्स्ट स्टेप टू केयर। हाल ही में किस भारतीय राज्य में बिहू उत्सव के समापन और बोहाग बिहू के उपलक्ष्य में विशाल सांस्कृतिक
कार्यक्रम आयोजित किए गए? इसका आंसर है असम। कोई भी बिहू हो, इसका आंसर असम ही होता है। असम में 14 से 17 अप्रैल के दौरान रोंगाली या बोहाग बिहू मनाया जाता है, जो असमिया नव वर्ष की शुरुआत है। पश्चिम बंगाल में पोइला वैसाख मनाया जाता है, केरल में विशु मनाया जाता है, पंजाब में वैशाखी मनाई जाती है। विश्व विरासत दिवस वर्ल्ड हेरिटेज डे की पूर्व संध्या पर भारत के किस प्राचीन स्थल को स्मार्ट हेरिटेज प्रोजेक्ट के लिए चुना गया? इस प्रोजेक्ट के लिए हम्पी कर्नाटक को चुना गया है। संघर्षों ये थीम है, संघर्षों और आपदाओं के संदर्भ में जीवित विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। इमरजेंसी रेस्पॉन्स फॉर लिविंग हेरिटेज इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिजास्टर्स। हालांकि ये इतनी लंबी थीम एग्जाम्स में पूछी नहीं जाती, फिर भी जानकारी के लिए मैंने लिख लिए हैं। हाल ही में किस देश ने 2028 में होने वाले संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन COP33 की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी वापस ले ली है? इसका आंसर है भारत। भारत ने अपनी दावेदारी वापस ली है। अब यह सम्मेलन भारत में नहीं होगा, कहीं और होगा। कोप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जलवायु परिवर्तन पर दुनिया का सबसे बड़ा मंच है। भारत ने पहले 2028 के आयोजन के लिए रुचि दिखाई थी। बोली वापस लेने का निर्णय एक रणनीतिक बदलाव माना जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत शायद अन्य विकासशील देशों को मौका देना चाहता है या अपनी आंतरिक जलवायु नीतियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहता है। 14 अप्रैल 2026 में किस राज्य सरकार ने खासी और गारो भाषाओं को राज्य की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के लिए एक अध्यादेश को मंजूरी दी है? इसका तो आप तुक्का भी लगा सकते हैं, मेघालय। मेघालय में 3 पहाड़ है, गारो, खासी और जयंतिया, जो वहां रहने वाले समुदायों के नाम पर पड़ा है। वहां की ये भाषा है। मेघालय में लंबे समय से स्थानीय भाषाओं को आधिकारिक दर्जा देने की मांग हो रही थी। 16 अप्रैल 2026 को कैबिनेट ने मेघालय आधिकारिक भाषा अधिनियम 1987 में संशोधन की मंजूरी दी है। इसका प्रभाव अब सरकारी कामकाज, अदालती दस्तावेजों और शिक्षा में इन भाषाओं का प्रयोग बढ़ेगा। यह कदम राज्य की सांस्कृतिक पहचान और स्वदेशी समुदायों के अधिकारों को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। 15वां सवाल, पंजाब सरकार ने रियल टाइम क्राइम ट्रैकिंग के लिए किस संस्थान के साथ मिलकर एक उन्नत AI आधारित प्रणाली विकसित करने का निर्णय लिया? इसका आंसर है IIT रोपर। पंजाब पुलिस और IIT रोपर मिलकर एक ऐसा AI सिस्टम बना रहे हैं जो चेहरे की पहचान, भीड़ का व्यवहार और संदिग्ध गतिविधियों की पहचान वास्तविक समय में कर सकेगा। इसका लाभ जो होगा, इससे अपराध होने से पहले ही पुलिस को अलर्ट मिल सकेगा और केस सुलझाने में लगने वाला समय कम होगा। 16वां सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अमेरिका के नेतृत्व वाली पैक्स सिलिका सेमीकंडक्टर और चिप सप्लाई चेन पहल में शामिल होने वाला 13वां सदस्य बना है? इसका आंसर है फिलीपींस। पैक्स सिलिका अमेरिका के नेतृत्व वाली एक वैश्विक पहल है जिसका उद्देश्य चीन पर निर्भरता कम करके एक सुरक्षित सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बनाना है। इसका रणनीतिक महत्व देखते हैं। फिलीपींस इस समूह में शामिल होने वाला 13वां देश है, क्योंकि आज के समय में हर इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जैसे मोबाइल, कार, मिसाइल में चिप का उपयोग होता है। इसीलिए यह गठबंधन तकनीकी सुरक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसमें भारत भी एक प्रमुख भागीदार है। 17वां सवाल है, हाल ही में चर्चा में रही AICTE वार्निंग योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है, माफ कीजिएगा 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है तकनीकी शिक्षा में भारतीय भाषाओं के उपयोग को बढ़ावा देना। वानी का अर्थ, इसका पूरा नाम है वाइब्रेंट एडवांसमेंट्स फॉर नेशनल इनिशिएटिव्स।
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE ने इसे इसलिए लॉन्च किया है ताकि तकनीकी शिक्षा जैसे इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट केवल अंग्रेजी तक सीमित न रहे। यह योजना स्थानीय भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें तैयार करने और शिक्षकों को मातृभाषा में पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे छात्रों को कठिन तकनीकी अवधारणाएं समझने में आसानी हो। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। ये हमारा 18वां और आखिरी सवाल है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स वर्ष 2028 में किस रोवर को मंगल ग्रह पर लॉन्च करने की तैयारी कर रही है? इसका आंसर है रोसालिंड फ्रैंकलिन। रोसालिंड फ्रैंकलिन रोवर मूल रूप से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ESA का मिशन है। पहले इसे रूस के साथ मिलकर लॉन्च किया जाना था, लेकिन भू राजनीतिक कारणों जैसे यूक्रेन युद्ध से यह साझेदारी टूट गई। अब ESA अर्थात यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने इस मिशन के लिए स्पेस एक्स के साथ हाथ मिलाया है। यह रोवर मंगल की सतह पर ड्रिलिंग करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या लाल ग्रह पर कभी जीवन मौजूद था। इसका नाम प्रसिद्ध DNA वैज्ञानिक रोसालिंडा फ्रैंकलिन के नाम पर रखा गया है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इन प्रश्नों की PDF चाहिए तो कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद।